हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट ऑफ क्लैट प्रिपरेशन को टैकल। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट कौन सा है? वो है हमारे केस लॉज, राइट? आपने सीआरपीसी पढ़ा ही होगा, आप जूरिस्प्रूडेंस खुद से पढ़ सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ खुद से कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन खुद से कर सकते हो, बेयर एक्ट है। केस लॉज कैसे करेंगे? हाउ डू वी अटेम्प्ट केस लॉस कैसे पढ़े, कौन से पढ़े, है ना? ये सारी चीजें समझने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करो। और मुझे पता है कि मैं हर वीडियो में आके भी अगर ये कहूँ ना कि बेटा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर लो कर लो कर लो, तो भी तुम खुद से नहीं करोगे। इसलिए मैं ही ले आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर और तुम्हें दिखाती हूँ कि सवाल आते कैसे हैं केस लॉस से। ठीक है, तो देखो ये है हमारा 2024 का पेपर जो अभी हुआ था। फर्स्ट कुछ पैराग्राफ्स तो इसके हैं अबाउट जूरिस्प्रूडेंस एंड ऑल। तो हम कोई दूसरा देखते हैं, कौन सा ओपन करें। ठीक है, लेट्स लेट्स डू दिस पैसेज। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के बारे में जो पैसेज है। अब देखो एक पैसेज दिया है तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, इस पैसेज में क्या बताया है? ये पैसेज किस बारे में है? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बारे में है, ये सारी चीजें। अब एक अच्छी चीज क्लैट के बारे में ये है कि जो पेपर होता है वहां पे आपको जजमेंट का नाम लिखा होता है ना? तो यहाँ पे जजमेंट का नाम आपको दिया हुआ है। ये कौन सा जजमेंट का एक्सेप्ट है? ये है AK कृपायक वर्सेस क्राइपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिसाइडेड ऑन April 29, 1969। अब 1969 का जजमेंट है ना? तुम्हें लग रहा होगा कि इतना पुराना जजमेंट है। ये भी पूछा जाता है कि हाँ, आपको कंटेम्प्रेरी एंड लेटेस्ट जजमेंट दोनों ही पूछे जाते हैं। अब एक बार जरा देखो इस पे सवाल किस तरह के बने हैं। लेट्स जस्ट सी कि क्वेश्चन किस तरह से आया है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? द डिसीजन इन AK क्राइपाक इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क अथॉरिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन। इनमें से कौन सी चीज के लिए इसे लैंडमार्क जजमेंट माना गया है? यानी अगर आपने ये जजमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा व्हाट दिस जजमेंट इज अबाउट। तो इजी क्वेश्चन है जजमेंट से ये वाला पर्टिकुलरली। ठीक है, दूसरा देखो क्या कह रहे हैं। द कोर्ट स्टेट्स इन AK क्राइपाक दैट इफ purpose of the rules of natural justice is to prevent miscarriage of justice, one fails to see why those rules should be made inapplicable to administrative inquiries। अब ये कौन सा अप्रोच है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे कभी भी अलग से पैसेज नहीं आता। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का कौन सा अप्रोच यूज किया गया था जजमेंट में, ये वाली चीज लेकिन आपसे जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और ये पूछा गया है कि किस किस रूल को अप्लाई करके ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द कोर्ट स्टेट्स इन AK क्राइपाक that in course of years many more subsidiary rules can be came to be added to the rules of natural justice। अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं? No one shall be a judge in their own cause, duty to her, duty to give reason, none of the above। ये किस चीज का क्वेश्चन है? ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो आप समझ रहे हो कि एक ही पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया अबाउट दैट केस लॉ कि केस लॉ किस बारे में था। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड तीसरा सवाल कहाँ से पूछ लिया? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछ लिया। है सब कुछ उसी पैराग्राफ का पार्ट, लेकिन आपसे उस जजमेंट के इंटरप्रिटेशन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ आप सोच रहे हो कि पैसेज तो दिया हुआ है, मुझे जजमेंट अलग से पढ़ने की जरूरत ही क्या है? आपको जजमेंट पढ़ने की जरूरत इसीलिए है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, है ना? ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ही जजमेंट देख लेंगे और उस समय ही समझ लेंगे। ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद चलो नेक्स्ट कोई और पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला पैसेज देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में। इसमें देखो सवाल कहाँ से पूछा गया है। पहले तो देखो क्वेश्चन कहाँ से आया है। क्वेश्चन आया है फ्रॉम श्री सिद्धवाली स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिसाइडेड ऑन 20th January 2011। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? द डिसीजन इन श्री सिद्धवली स्टील कार्व्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन
in case of promissory estoppel against government. Which kind of cases court routinely applied this exception in favor of the government? अब ये वाला जो जजमेंट है, अगर आपने ये जजमेंट ठीक से पढ़ा होगा तभी आप इसका पहला आंसर सॉल्व कर पाओगे, है ना। और इसका जवाब आपको इस पैसेज में कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द पैसेज इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि पैसेज बिल्कुल ही इरेलीवेंट होता है, आप सीधे अपना सवालों का जवाब आप सीधे क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर सकते हो, नहीं। एक दो क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, जो आपके पैसेज से डिराइव हो जाते हैं, जो पैसेज से आपको मिल जाते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बाकी क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाते हैं। दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क डिसीजन गवर्निंग द लॉ ऑन प्रोमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जो प्रोमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट गवर्नमेंट के ऊपर है? तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको बताना है। शरद चंद्र देवाला सही है। समझ गए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं केस लॉ से। इसके अलावा अगर दूसरे केसेस देखो, अगर अगर यही वाला पैराग्राफ तुम पूरा देखो तो इसमें तुम्हें कई सारे इस तरह के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। इसमें कई सारे तरह के तुम्हें इस तरह के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे तुमसे ये पूछा है कि इस जजमेंट में कौन सा रेफर जजमेंट था, यानी इस जजमेंट में, ये जो पैसेज वाला जजमेंट है, इसमें कौन सा जजमेंट रेफर किया गया था। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि इनमें से किस जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, है ना। ये वाला जजमेंट भी बहुत, ये वाली चीज भी बहुत कॉमन है कि ये जजमेंट किस लॉ के बारे में है, यानी यहाँ पे कौन सा प्रोविजन को यूज किया गया था। ये भी बहुत कॉमन चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको जजमेंट में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जजमेंट पढ़ोगे कहाँ से? जजमेंट तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। लैंडमार्क जजमेंट पढ़ने हैं, साथ ही में आपको पढ़ने हैं आपके कंटेम्प्रेरी जजमेंट्स। तो जजमेंट कहाँ से पढ़ने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, आप एससीसी से पढ़ सकते हो, लाइव लॉ जजमेंट्स की समरी देता है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन समरी में जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए ये ध्यान से समझो। देखो, अगर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं तो जजमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज तो उस जजमेंट का नाम क्लियरली लिखा होना चाहिए, साथ ही में उसका साइटेशन भी लिखा हो। साइटेशन हम क्यों लिखते हैं? ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये किस टाइम का है, ये जजमेंट कौन से ईयर का है। जजमेंट का साइटेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, दूसरी चीज किस चीज को नोटिस करना है? डेट ऑफ द जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेम ऑफ द बेंच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ये बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस समझना, इस जजमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सीधा सवाल आता है, बेंच से भी सीधा सवाल आता है। नेक्स्ट है फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब आपको फैक्ट्स पता होते हैं ना किसी जजमेंट के, तो आपको उस जजमेंट का कोर समझने में बहुत आसानी होती है। देखो, जजमेंट किसी भी पैराग्राफ, जजमेंट का कोई भी पैराग्राफ तुम्हें दिया जा सकता है ना। तो तुम्हें पूरा जजमेंट पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर तुम उसका एसेंस समझ रहे हो, अगर तुम उसका कोर समझ रहे हो, दैट इज इनफ। और वो कोर तभी समझ में आता है जब हमें फैक्ट्स पता हो, है ना। तो अगर फैक्ट्स पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखो और क्या इशू क्या था, ये भी पूछा जाता है। एंड इंपॉर्टेंट रेफर्ड जजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेफर्ड जजमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। इसके अलावा रेशियो ऑफ द केस, रेशियो एंड जजमेंट, ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने इतनी चीजें एक जजमेंट में पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी नोट्स बना रहे हो, सीधे जजमेंट्स के बारे में कहीं से भी नोट्स बना रहे हो, तो आप ये वाली चीजें आपको पढ़नी ही चाहिए, ये वाली चीजें नोट डाउन कर लो। एंड अगर इतना टाइम नहीं है, कॉलेज में हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, इतना समय नहीं है कि मंथ बाय मंथ की जजमेंट समरीज इस तरह से बनवा पाओ, इस तरह से उसे अरेंज कर पाओ, तो ज्वाइन लीगल एज आफ्टर कॉलेज, यहाँ पे इस तरह की जजमेंट समरीज हम आपको देते हैं, रेडीमेड बनी हुई होती है, मंथ ऑन मंथ हम इसे ऐड करते जाते हैं। इसके अलावा पिछले 3 से 4 साल की जजमेंट समरीज भी आपको इसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस है, मेंटरशिप बाय फैकल्टीज है, क्लासेस है, लाइव है, रिकॉर्डेड है। तो आप बहुत आराम से अपना दिसंबर 2025 क्लैट वाला ड्रीम अभी से पूरा कर सकते हो। चलो, सो आई होप
चीजें समझ में आई होंगी, प्रॉब्लमेटिक एरिया थोड़ा कम प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि जजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से सवाल आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये प्रीवियस ईयर पेपर मैं इस वीडियो के नीचे अपलोड करवाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड ध्यान से सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा इसी तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है एवरी सिंगल डे। तो सब्सक्राइब नाउ, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।